जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। यह हमारी एनएमडीसी की तीसरी टेक्निकल क्लास है। इससे पहले भी हमने कुछ टेक्निकल क्लासेस और नॉन टेक्निकल क्लासेस दोनों ही आपको प्रोवाइड कराई है। नॉन टेक्निकल क्लासेस में आपको जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके लोकल जीके के भी क्वेश्चन इंक्लूड थे। जो लोग चैनल से नए जुड़े, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग आईटीआई, फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट ट्रेड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आप किसी और भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। जो लोग चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बड़े और भारी अनियमित आकार के वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है तथा केंद्रों के बीच आसानी से नहीं रखा जा सकता? कौन सा वर्कपीस जिसे केंद्रों के बीच आसानी से नहीं रखा जा सकता? देखिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या कहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज अ होल्ड हेवी एंड इनरेगुलर शेप वर्कपीस विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली हेल्ड बिटवीन सेंटर, जिसको कि हम सेंटर के मध्य नहीं पकड़ सकते। बड़ा और भारी अनियमित आकार का वर्क पीस है, तो इसको पकड़ने के लिए आप किसका यूज करेंगे? ऑप्शन दिए आपको इसमें, थ्रीजा चक, सेकेंड ऑप्शन है आपका टूजा चक, सी ऑप्शन है आपका फेस प्लेट और डी ऑप्शन है आपका ड्राइविंग प्लेट। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फेस प्लेट। फेस प्लेट जो होती है आपकी, इसमें आप इनरेगुलर शिप वर्कपीस को पकड़ सकते हो। और अगर यह पूछा जाए कि फेस प्लेट में आपको गोल वर्क पीस को पकड़ना है तो गोल वर्क पीस के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? उसके लिए आप वी ब्लॉक का यूज़ करते हो। और अगर यह क्वेश्चन आता है कि वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, तो ध्यान में रखिएगा इसका जो यह वी शेप होता है, एक होता है 45 डिग्री का और दूसरा भी होता है 45 डिग्री का। तो ऐसा करके जो वी ब्लॉक होता है उसका इंक्लूडेड एंगल होता है 90 डिग्री। अगर अनियमित आकार के वर्कपीस की बात आती है तो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फेस प्लेट। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? फेस प्लेट जो होती है, इसमें हम इनरेगुलर शेप वर्कपीस को पकड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें बोला है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, लेथ बेड सामान्यतः किसके बने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। देखिए इंग्लिश भी देख लेते हैं। लेथ बेड आर यूजुअली मेड ऑफ, लेथ बेड सामान्यतः किसके बने होते हैं? ऑप्शन है आपके माइल्ड स्टील के, सेकेंड ऑप्शन है आपके कास्ट आयरन के, सी ऑप्शन है आपका स्टेनलेस स्टील या जंगरोधी इस्पात और डी ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम अलाय, एल्यूमिनियम मिश्र धातु। तो देखिए जो लेथ बेड होते हैं वो किसके बनाए हो जाते हैं? वह बनाए जाते हैं आपके कास्ट आयरन के। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लेथ बेड किस चीज़ के बनाए जाते हैं? यह कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कास्ट आयरन के ही क्यों बनाए जाते हैं, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। इसी कारण से लेथ बेड जो है कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है आपको, द लेथ एसेसरीज यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू लॉन्ग एंड स्लेंडर जॉब। क्या पूछा है इसमें कि लेथ उपसाधन जो लंबे और पतले कार्य के लिए अतिरिक्त संबल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या है? आपको एक लंबा वर्क पीस है, ये मान लो लेथ के दो सेंटर है और यहाँ पर एक लंबे वर्क पीस को आपको सहारा देना है, तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। इसमें ऑप्शन दिया है आपको डेड सेंटर, बी ऑप्शन दिया आपका लेथ डॉग, सी ऑप्शन दिया आपको स्टडी रेट्स और डी ऑप्शन दिया आपको कैरीज। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? जो आपकी स्टडी रेस्ट होती है, इसको लंबे और पतले बेलनाकार कार्य को सहारा देने के लिए यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कोई वर्कपीस जो हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल है और वह लंबा और पतला है, इसको स्टडी रेट से द्वारा सहारा देना है, तो इसके लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो तब आप यूज़ करते हो केट हेड का यूज़ किया जाता है। और स्टडी रेस्ट से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा? एक होती है आपकी फिक्स स्टडी रेस्ट और एक होती है आपकी ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट। तो फिक्स स्टडी रेस्ट को कहाँ पर स्थिर किया जाता है और ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट को कहाँ पर स्थित किया जाता है, ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जो आपकी लेथ मशीन होती है कुछ इस टाइप की, आपको मैं फ्री हैंड बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपकी लेथ मशीन होती है, मान लीजिए आपका हेड स्टॉक है या आपका टेल स्टॉक है। तो जो आपकी लेथ मशीन होती है, यह उसका कैरिज होता है। तो हम जो फिक्स स्टडी रेस्ट है उसको कहाँ पर फिट करते हैं? तो उसको हम बेड पर फिट करते हैं। और जो ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट है उसको कहाँ पर फिक्स किया जाता है? तो उसको कैरिज पर फिक्स किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है, बड़े पैमाने पर
बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए छोटी टेपर बनाने के लिए बेहतरीन निम्न में से क्या है? क्या बोला है? टू ऑफ स्मॉल लेंथ टेपर फॉर मास प्रोडक्शन और परफेक्टेबल मेथड इज। कौन सी आपकी परफेक्टेबल मेथड होगी, मतलब कि आपकी बेहतरीन तरीका कौन सा होगा जिसके आप बड़े पैमाने पे छोटी टेपर बनाएंगे? देखिए ऑप्शन है इसमें कंपाउंड रेस्ट विधि, बी ऑप्शन है आपका फार्म टूल विधि, सी ऑप्शन है आपका टेपर टर्निंग व्यवस्था और डी ऑप्शन है आपका टेल स्टॉक ऑफसेट विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी और बेहतरीन टेपर के लिए आप कौन सी चीज का यूज करेंगे, कौन से टूल का यूज करेंगे? तो आप फार्म टूल का यूज करेंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है थ्री मेंस क्लासेस ऑफ फिस्ट यूज इन बीएसआई सिस्टम। क्या बोला हुआ है कि बीएसआई प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले 3 फीट मुख्य वर्ग के हैं, मतलब आपकी जो बीएसआई द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार के फीट प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से इसमें बताना है। ऑप्शन एक है आपका क्लियरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट और इंटरफेरेंस फीट। बी ऑप्शन है आपका शक्ल फीट, सरपन फीट और विस्तार फीट, जिसको आप लूज फीट, स्लाइडिंग फीट और एक्सपेंशन फीट भी कहते हैं। सी ऑप्शन है आपका राउंड फीट, फ्लैट फीट एंड एक्सपेंशन फीट और डी ऑप्शन है आपका क्या टाइट फीट, पुश फीट एंड मीडियम फीट। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो बीएसआई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है इसके द्वारा 3 फीट को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन? क्लियरेंस फीट, इंटरफेरेंस फीट और ट्रांजिशन फीट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पूछा गया है? लेथ में टम्बलर गियर का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेथ मशीन में जो टम्बलर गियर यूज किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए यहाँ पे गियर काटना, बी ऑप्शन है आपका धुरी की गति कम करना, सी ऑप्शन है आपका वाहन को दिशा और गति देना और डी ऑप्शन है आपका धुरी की दिशा को उल्टा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? जो हमारा टम्बलर गियर होता है इसमें 3 गियरों का सेट होता है और यह क्या करता है? तो यह आपकी लीड स्क्रू को दिशा को बदलता है। तो जब आपकी लीड स्क्रू की दिशा बदलेंगी तो उसके साथ साथ क्या होगा? जो आपका डायरेक्शन है कैरिज का वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वाहन की दिशा को गति देना, मतलब कि गिव द डेजिग्नेट डायरेक्शन एंड मूवमेंट द कैरिज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछा गया है? एक फास्टनर को M6 इंटू 0.4 के रूप में नामित किया गया है। यदि थ्रेडेड भाग की लंबाई 6 मिलीमीटर है तो उपलब्ध थ्रेड की संख्या क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह। देखिए आपको एक फास्टनर में M6 इंटू 0.4 के रूप में नामित किया गया है तो आपको इसमें थ्रेडेड भाग की लंबाई दी हुई है 6 मिलीमीटर, तो उपलब्ध थ्रेड की संख्या बताना है। तो आपका जो थ्रेडेड भाग है, आपका जो थ्रेडेड भाग है वो कितना बताया यहाँ पे? यह बताया आपको 6 मिलीमीटर। तो यह हम यहाँ पे फ्री हैंड स्केचिंग कर लेते हैं। 6 मिलीमीटर आपका भाग है और इसमें थ्रेड की संख्या क्या है? 0.4 इसमें आपकी थ्रेड की संख्या है। तो देखिए आप क्या करोगे? 6 में 0.4 का भाग दे दोगे। कितना? 6 में 0.4 का भाग दे दोगे तो कितना निकल के आएगा? इसको 15 निकल के आएगा, मतलब कुल उपलब्ध थ्रेडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टी स्टार्ट थ्रेड में स्टार्ट थ्रेड के सापेक्ष निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या बोला इसमें? मल्टी स्टार्ट थ्रेड हैज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज इज सिंगल स्टार्ट थ्रेड। जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती है उसका आपका क्या लाभ है सिंगल स्टार्ट थ्रेड की अपेक्षा? तो देखिए ऑप्शन दिए इसमें कम बिजली हानि, बी ऑप्शन दिया है एक रोटेशन के लिए कम उन्नति, सी ऑप्शन दिया आपका कम बेरिंग क्षेत्र और डी ऑप्शन दिया आपका उच्च घर्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कम बिजली हानि, मतलब कि लेजर द पावर ऑफ लॉस। यह आंसर आपका क्यों हो जाएगा? देखिए जब हम मल्टी स्टार थ्रेड होती है उसको हम घुमाते हैं तो वह एक राउंड में 2 या 3, मतलब जितना भी स्टार होगा उतने चक्कर वह घूम लेती है। अगर 3 स्टार है तो वह 3 चक्कर घूम लेंगी। तो उसमें क्या होगा? कम बिजली हानि होगी, मतलब आपको पावर की कम जरूरत रहेगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन में पूछा गया है 1.5 मिलीमीटर पिच वाले 4 स्टार थ्रेड को काटने के लिए आवश्यक परिवर्तन गियर का चयन करें यदि लीड स्क्रू में 8 मिलीमीटर की पिच है। क्या बताया इसमें कि 1 मिलीमीटर पिच वाले 4 स्टार थ्रेड को काटने के लिए आपको परिवर्तन गियर का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया आपको? देखिए इसमें ऑप्शन दिया आपको 45/60, बी ऑप्शन दिया आपका 80/100 और सी ऑप्शन दिया आपको 16/80 और डी ऑप्शन दिया आपको 18/120।
तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 60/80 जो है आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें बोला है आपको क्या दिया है, इसमें एक संख्या में 2 अंक है, यदि अंक अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं और फिर मूल संख्या में सब नया नंबर जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगी। यह मैथ्स का क्वेश्चन है। हम एनएमडीसी की क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका एनसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन देख रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन आ गए थे। इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, जो डी है इसका राइट आंसर रहेगा 11। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका नॉन टेक्निकल है। चलिए आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। माइक्रोमीटर में लॉक नट किस कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। जो माइक्रोमीटर होता है उसमें जो लॉक नट दिया जाता है वह किस कार्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है इसमें धुरी की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए, बी ऑप्शन है आपका वर्कपीस पर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए, सी ऑप्शन है आपका सही ढंग से वर्कपीस को मापने के लिए, और डी ऑप्शन है आपका माइक्रोमीटर को लॉक करने के लिए जब वह उपयोग में न हो। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्कपीस पर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए हम जो माइक्रोमीटर होता है उसमें लॉक नट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका असेंबली तकनीकी में डावल का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन दिए इसमें 2 या 2 से अधिक भागों की सटीक स्थापना करना, बी ऑप्शन दिया इसमें घटकों को एक स्थान सुरक्षित करना, सी ऑप्शन दिया आपको ड्रिलिंग की आवश्यकता को खत्म करना, और डी ऑप्शन दिया आपको फीड की दक्षता को बढ़ाना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटकों को एक साथ सुरक्षित करना, मतलब कि सिक्योर द कंपोनेंट ऑफ लॉन्गर। मतलब आपकी जो डॉवेल पिन होती है वो क्या करती है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको कोई पार्ट बैठालना है तो ये जो डॉवेल पिन है उसमें फिक्स हो जाती है जिससे कि पार्ट एक्यूरेट एक ही साइज में बैठता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका नॉन टेक्निकल है, उसको भी हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। आज की क्लास हमारी टेक्निकल की है इसीलिए हम टेक्निकल क्वेश्चनों पे ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 18। इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा बेरिंग अपनी धुरी के समानांतर भार को झेलता है, मतलब कि विच बेरिंग विथ स्टैंड लोड अ पैरेलल टू इज एक्सिस। कौन सा बेरिंग होता है जो अपनी धुरी के समानांतर भार को झेलता है। ऑप्शन है इसमें निडल बेरिंग, बी ऑप्शन है आपका थ्रस्ट बेरिंग, सी ऑप्शन है आपका प्लेन बेरिंग, और डी ऑप्शन है आपका स्प्लिट बेरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपका थ्रस्ट बेरिंग है यह समानांतर भार को झेलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ्स का, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला हमारा टेक्निकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग सतह की समतलता और वर्गकारिता की जांच के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। देखिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज द चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ अ सरफेस। आपकी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है, यह इसमें पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है इसमें ट्राई स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपका बेवल गेज, सी ऑप्शन है स्लिप गेज, और डी ऑप्शन है आपका वर्नियर हाइट गेज। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो ट्राई स्क्वायर होता है यह क्या करता है, तो यह चेक करता है सरफेस की, जो आपकी सरफेस रहेंगी इसकी जो आपका 90 डिग्री में, मतलब आपका लगभग समकोण को, स्क्वायरनेस को चेक करेगा और उसके साथ साथ फ्लैटनेस को भी चेक किया जाता है किसके द्वारा, ट्राई स्क्वायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सबसे कम संख्या क्या है। मतलब आपको बताना है कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है। ऑप्शन है इसमें 1 डिग्री, बी ऑप्शन इसमें 5 डिग्री, सी ऑप्शन है आपकी इसमें आपका 10 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपका इसमें 0.5। मतलब इसमें यहाँ पे बताया है कि 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 0.5 मिनट। तो देखिए जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, 5 मिनट वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बाहरी व्यास की सांद्रता की जांचने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज अ चेक
कंसेंट्रिसिटी आउटसाइड डायमीटर, मतलब कि जो आपका बाहरी व्यास होता है उसकी संकेंद्रिता को चेक करना है तो उसके लिए किस टूल का या किस उपकरण का यूज किया जाता है। ऑप्शन इसमें वर्नियर कैलिपर्स, बी ऑप्शन है आपका बाहरी माइक्रोमीटर, सी ऑप्शन है आपका डायल परीक्षण संकेतक और डी ऑप्शन है आपका डायल कैलिपर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है यह क्या करता है, यह संकेंद्रिता की जांच के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बीआईएस प्रणाली में सहिष्णुता ग्रेड की संख्या क्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ टॉलरेंस इन बीआईएस सिस्टम। बीआईएस सिस्टम जो होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम, इसमें आपके जो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होती है इनकी संख्या क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर 18। 18 आपकी टॉलरेंस की ग्रेडों की संख्या होती है। और अगर फंडामेंटल डेविएशन पूछा जाए तो यह कितने होते हैं, तो वह होते हैं आपके 25। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विशिष्ट सतह परिसज्जा प्राप्त करने के लिए एकल बिंदु मोड़ पर नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। देखिए इसमें पूछा गया है कि इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक सरफेस फिनिश, मतलब आपको स्पेसिफिक सरफेस फिनिश लाना है इन द सिंगल पॉइंट टर्निंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल। आपको सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा फिनिश सरफेस लाना है तो इसको आप काटने के लिए आप महत्वपूर्ण कारक कौन सा है जो इसको कंट्रोल कर सकता है। मतलब ऑप्शन दिए आपको इसमें, काटने की गति, कटौती की गहराई मतलब कि डेप्थ ऑफ कट, सी ऑप्शन है आपका फीड और डी ऑप्शन है आपका उपकरण या रेक कोन। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काटने की गति या कटिंग स्पीड। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा आपको सरफेस पर जो हिल्स और वेली बन जाते हैं जिसकी आपकी रफ और फाइन सरफेस होती है इसको कौन नियंत्रित कर सकता है, तो कटिंग स्पीड इसमें महत्वपूर्ण कारक होता है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह अभी। ऑप्शन दिए इसमें पेच, बी ऑप्शन दिए इसमें बोल्ट, सी ऑप्शन दिया इसमें स्टंट और डी ऑप्शन दिए इसमें नट बोल्ट। तो देखिए जो माइक्रोमीटर होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वह नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर्मेशन द डिसकंटिन्यूस चिप्स, मतलब कि विच्छिद्र चिप्स के गठन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन क्या दिया इसमें, लो कटिंग स्पीड इन लार्ज रेक एंगल, बी ऑप्शन दिया इसमें लो कटिंग स्पीड इन स्मॉल रेक एंगल, सी ऑप्शन दिया इसमें हाई कटिंग स्पीड इन स्मॉल रेक एंगल और डी ऑप्शन दिया इसमें हाई कटिंग स्पीड एंड लार्ज रेक एंगल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमको डिसकंटिन्यूस चिप्स पूछा है, कौन सी डिसकंटिन्यूस चिप। तो उसके लिए हमको आ रहा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लो कटिंग स्पीड एंड स्मॉल रेक एंगल। क्यों, क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यूस चिप्स पूछा था। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, लो कटिंग स्पीड चाहिए और उसके साथ साथ हमारा जो रेक एंगल होता है वह छोटा या कम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसमें क्या पूछा है, रिसाव की जकड़न को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन रोवेटेड पर किया जाता है। जो आपके रिवेट होते हैं, देखिए इंग्लिश देख लेते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डन ऑन रिवेटेड जॉइंट इन इंक्रीज द लीक टाइटनेस। आपकी जो लीक टाइटनेस होती है उसको, मतलब पानी या जो भी आपका लिक्विड भरा रहेगा उसमें रिसाव ना हो, उसके लिए किस ऑपरेशन को किया जाता है। ऑप्शन इसमें क्या दिया है, शॉर्ट पेनिंग, बी ऑप्शन दिया है इसका बकलिंग, सी ऑप्शन इसमें फुल लेयरिंग और डी ऑप्शन दिया है इसमें स्पॉट फेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो फुलरिंग ऑपरेशन होता है। देखिए आपने देखा होगा इस टाइप का आपका जो रिवेट होता है और यह किसी प्लेट में लगा होता है तो इसको और हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको दबा देते हैं, जिस ऑपरेशन को क्या फुलरिंग कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो रिवेट जॉइंट होता है उसमें रिसाव की संभावना नहीं रहती। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। मशीन टेप का उपयोग कर संकुचित लोहा दोहन के लिए टेप का रेक कोण क्या होना चाहिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। इंग्लिश देख लेते हैं इसका, फॉर टेपिंग कास्ट आयरन यूजिंग अ मशीन टेप द रेक एंगल ऑफ द टेप, मतलब कास्ट आयरन की टेपिंग करने के लिए आपको रेक एंगल पूछा गया है किसका, टेप का। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 डिग्री। वैसे तो वह 4 डिग्री होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक बाहरी माइक्रोमीटर में नकारात्मक त्रुटि है, निम्नलिखित में से किस विधि से सही रीडिंग ली जा सकती है। देखिए इस क्वेश्चन में कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आज अपना डाउट दूर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया था, एक माइक्रोमीटर है, इसमें नकारात्मक त्रुटि है, मतलब कि नेगेटिव एरर है। तो आप इसको सही रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन दिए है, वास्तविक रीडिंग में नकारात्मक त्रुटि को जोड़ना, बी ऑप्शन है आपका वास्तविक रीडिंग में नकारात्मक त्रुटि को घटाना, सी ऑप्शन है आपका वास्तविक रीडिंग में 2 बार नकारात्मक त्रुटि को जोड़ना, और डी ऑप्शन है आपका वास्तविक रीडिंग में 2 बार नकारात्मक त्रुटि को घटाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक रीडिंग में नकारात्मक त्रुटि को जोड़ना। क्यों, क्योंकि जो आपका माइक्रोमीटर होता है उसमें अगर नेगेटिव एरर रहेंगी, एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि नेगेटिव एरर रहेंगी तो हम क्या करेंगे, सही रीडिंग लाने के लिए जोड़ेंगे, और अगर पॉजिटिव एरर रहेंगी तो सही रीडिंग लाने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेथ में नरलट किस गति में की जाती है। जो नर्लिंग प्रोसेस है इसमें क्या बोला है, नर्लिंग इन द लेथ डॉन ऑफ व्हाट स्पीड, लेथ में किस स्पीड में नर्लिंग की जाती है। ऑप्शन इसमें मोड़ की गति के बराबर, मतलब कि इंग्लिश देख लेते हैं इसका, इक्वल टू टर्निंग स्पीड। सेकेंड ऑप्शन है आपका स्विच द टर्निंग स्पीड, और सी ऑप्शन है आपका 1/3 टर्निंग स्पीड, और डी ऑप्शन है आपका 1/4 टर्निंग स्पीड। तो देखिए जो नर्लिंग ऑपरेशन आपका होता है यह आपका किस गति पर किया जाता है, मोड़ की गति की 1/3, मतलब 1/3, 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड। अगर मतलब 1/3 जो रहना चाहिए यह आपकी क्या नर्लिंग स्पीड रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या पूछा है इसमें, वर्नियर कैलिपर्स की सबसे कम संख्या क्या है जिसमें 19 मुख्य स्केल विभाजक को वर्नियर के 20 विभाजक के समान विभाजित किया जा सके। तो देखिए इसमें आपको वर्नियर का लिस्ट काउंट निकालना है। इसमें वर्नियर कितने डिवीजन दिए गए, देखिए मुख्य स्केल के आपके 19 डिवीजन दिए हैं, मतलब कि 19 आपके क्या हो जाएंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएंगे, और जो आपका आपके मेन स्केल डिवीजन हो जाएंगे, और वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हो जाएंगे, तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, यह इसमें कहा गया है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन भी आसान ही है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हो। आगे जो भी हमारी ऐसी क्लासेस होंगी जिसमें कि हम जो भी आपके टेक्निकल क्वेश्चन में जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ऐसी क्लास में वही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.05 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 200 मिलीमीटर बार को 31.4 मीटर प्रति मिनट की गति से काटने के लिए लेथ की दूरी का आरपीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको राउंड पर मिनट आरपीएम ज्ञात करना है। तो आरपीएम का फार्मूला आपको पता होगा, क्या हो जाता है, एन इक्वल क्या हो जाता है, कटिंग स्पीड इंटू 1000, क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे पाई अपॉन डी। तो इसमें अगर आप मान रख देंगे तो आपका जो है यह निकल कर आ जाएगा। चलिए हम मान रख के भी देख लेते हैं। तो आपकी जो कटिंग स्पीड है वो कितनी दी है, इसमें दी है कटिंग स्पीड 3.4, और इसमें आपको क्या 1000 का मल्टीपल करना है। क्यों, क्योंकि 1 मिलीलीटर मतलब जो आपका 1 मिलीमीटर होता है 1 मीटर में 1000 होते हैं। चलिए अगर आगे क्या दिया है, आगे इसमें आपको पाई का मान रखना है, कितना होता है 3.14 आपके पाई का मान हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपकी कटिंग स्पीड इसमें सॉरी आपका डाया कितना दिया है, इसमें आपका डाया इसमें दिया है 200 मिलीमीटर। तो आपको यहाँ पे 200 रख लेना है, और इसका जब आप कैलकुलेशन करते हो तो इसका राइट आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, इसका राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 आरपीएम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रॉस स्लाइड का कार्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड का कार्य क्या है। ऑप्शन दिया है, टू सप्लाई फीड टू टूल पोस्ट, क्या यह टूल पोस्ट को फीड की आपूर्ति करता है। टू सप्लाई फीड टू चक, क्या यह चक को फीड की आपूर्ति करता है। सी ऑप्शन है इसमें, टू सप्लाई फीड टू टूल, क्या यह उपकरण को टूल की आपूर्ति करता है। और डी ऑप्शन है आपका, टू सप्लाई फीड टू टेल स्टॉक। तो देखिए जो आपका क्रॉस लाइट होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है टू सप्लाई फीड टू टूल, यह आपके टूल को गति देता है, मतलब उपकरण को फीड की आपूर्ति करना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, यदि टूल को लेथ पर केंद्र की ऊंचाई से नीचे सेट किया जाए तो निम्न ज्यामिति में से क्या परिवर्तित होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। जो आपका लेथ मशीन पे मान लो यह पार्ट बंधा हुआ है, और यहाँ तक आपको सेंटर हाई तक जो टूल को बांधना पड़ता है, लेकिन अगर इसमें क्या पूछा है कि नीचे सेट कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन आएगा। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इसमें
फ्रंट क्लियरेंस एंगल इंक्रीज, मतलब कि फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन है आपका फ्रंट क्लियरेंस एंगल डिक्रीज, क्या फ्रंट क्लियरेंस एंगल आपका कम हो जाएगा। सी ऑप्शन है आपका फ्रंट क्लियरेंस एंगल रिमेट सेम, मतलब कि अगर क्लियरेंस कोण समान रहेगा। और डी ऑप्शन है आपका फ्रंट क्लियरेंस एंगल बिकम्स जीरो, जो आपका फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है वह जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, जो आपका क्लियरेंस एंगल होता है वह बढ़ जाएगा, मतलब कि फ्रंट क्लियरेंस एंगल आपका इंक्रीज हो जाएगा यदि लेथ मशीन पर टूल को हम सेंटर राइट से नीचे सेट करते हैं तो। और उसके साथ साथ क्या होगा, रेक एंगल आपका फ्रंट क्लियरेंस कोण जब बढ़ता है तो रेक एंगल अपने आप ही कम हो जाता है। उसी प्रकार अगर टूल को ऊपर सेंटर राइट से ऊपर सेट किया जाए तो क्या होगा, तो आपका जो फ्रंट क्लियरेंस कोण होता है वह कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा गया है एक सीएनसी खराद को प्रोग्राम की गई है और 50 मिलीमीटर के व्यास को चालू करने के लिए सेट की गई है, परंतु परीक्षण पर व्यास 50.1 मिलीमीटर पाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के दौरान सही व्याख्या सुनिश्चित करता है। देखिए जो आपकी एक सीएनसी खराद मशीन होती है, इसमें 50 मिलीमीटर व्यास बनाना है, लेकिन क्या किया गया कि जब व्यास बना और चेक किया गया तो उसका व्यास थोड़ा सा ज़्यादा था, कितना 50.1 था। तो इसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन डी इसमें टूल ऑफसेट को 0.1 मिलीमीटर बढ़ाएंगे। बी ऑप्शन है टूल ऑफसेट को 0.1 मिलीमीटर घटाएंगे। सी ऑप्शन है आपका टूल ऑफसेट को 0.05 मिलीमीटर बढ़ाएंगे। और डी ऑप्शन है आपका टूल ऑफसेट को 0.05 मिलीमीटर घटाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टूल ऑफसेट को 0.05 मिलीमीटर बढ़ाएंगे, क्योंकि इसको हम 0.05 मिलीमीटर बढ़ाएंगे तो टूल अपने से दुगना काटता है। मतलब आप अगर उसको 1 मिलीमीटर की फीड देंगे तो टूल कितना काटेगा, वह 2 मिलीमीटर डाया को कम करेगा। तो हम यहाँ पर 0.05 मिलीमीटर की फीड देंगे तो इससे क्या होगा, यह 0.1 मिलीमीटर काटेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने एनएमडीसी के एग्जाम के लिए, जो भी आपका फीटर टर्नर या मशीन ट्रेड है उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट थी। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जो लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, आगे भी आपको ऐसी क्लासेस देखने को मिलती रहेगी। तो चलते मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।